मुशाहिद साहब, आप मुझे बताएं जी कि आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं और डॉक्टर मलिया लोधी साहब भी जर्नलिस्ट रही हैं, दोनों आप एडिटर रहे हैं जी। अब बतौर मेरे सीनियर एडिटर्स के आप मुझे बताएं कि मैं नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे गुफ्तगू का आगाज़ करूं या ईरान और अमेरिका की जंग से गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप सजेस्ट करें मैं किधर से शुरू करूं? ख्याल में बुनियाद तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही होती है ना, हर चीज़ है ना। तो उसके बाद फॉरेन पॉलिसी आप आती है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के वज़ीर इत्तलात रहे हैं तो आपको ये कैसा महसूस हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो है मुजफ्फराबाद जाके कह रहे हैं कि भाई मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दो? एक तो ये होता है कि वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म होता है, चाहे पाकिस्तान का हो या आज़ाद कश्मीर का हो, टाइटल तो वही है ना। तो एक लगता है कि मियाँ साहब के दिल में तशनगी है कि 2024 में जो कहते हैं ना चौथी बार प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं हो सका, जिसका मैंने अंदिया दिया था कि वो मुमकिन नहीं, बेहतर है कि वो सदर बन जाए, क्योंकि जो हालात हैं 2024 में उसमें उनका वज़ीर आज़म बनना मुमकिन नहीं था। तो शायद वो दिल में ख्वाहिश है, ज़रूर तशनगी है, अभी तशनगी है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि चलो वज़ीर आज़म जो भी हो वो तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? चौथी दफ़ा पाकिस्तान का बनना चाहते थे ना। तो आप चौथी दफ़ा अगर आज़ाद कश्मीर के बन जाएं, नहीं वो तो फर्स्ट टर्म होगी ना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो उनको वो बतौर कश्मीरी मुहाजिर अपने रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिर उनको वोट बनाना पड़ेगा, फिर उनको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक फार्मूला तो आ गया ना, फॉर्म 47। तो सब उसकी छतरी के तले सब कुछ मुमकिन है। बड़ी खतरनाक बात कर दी है वैसे आपने। नहीं वो तो कोई रेफ्यूजी सीट्स हो या दूसरा हो। अच्छा, आपने रेफ्यूजी सीट की बात की है। डॉक्टर मलिया लोधी साहब, आप ये भी रेफ्यूजी है ना अमृतसर से। हाँ, डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, ये नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात किया ज़राए तफन्नुन किया या वाकई वो सीरियस हैं, वो आज़ाद कश्मीर का वाकई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से वो जो भी वहाँ पर सियासी एक बहरान है, एक क्राइसिस है, किसी तरह से उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो असल इशू है जिस पे कि हमारा फोकस होना चाहिए, वो ये नहीं है कि एक सियासी मीटिंग में वज़ीर आज़म यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। वो ये है कि आज आज़ाद कश्मीर में एक वर्चुअल पब्लिक रिवोल्ट है और वो पैरालाइज्ड है वायलेंट प्रोटेस्ट से। बहुत हिस्से जो आज़ाद कश्मीर के हैं और ये क्राइसिस आपको मालूम है हामिद काफ़ी सालों से बढ़ती जा रही है। एलियनेशन एक गवर्नेंस सिस्टम से जो कि इस्लामाबाद से रन होता है, और ये कि आज़ाद कश्मीर के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी ने नहीं रिजॉल्व किया। सो इसकी वजह से फिर एक आपको मालूम ही है एक जॉइंट एक्शन कमेटी इमर्ज की, जिसको फिर बैन कर दिया। हालांकि अथॉरिटीज़ ने पहले तो कोशिश की कि उनसे मुज़ाकरात करें। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो स्टैंड ऑफ है प्रोटेस्टर्स और लॉ एनफोर्सर्स के दरमियान, उससे नहीं मुझे लगता कि ये जो बहरान है, ये क्राइसिस है, ये कोई जल्द ख़त्म होने वाली है। और ये भी तो ये जो हालांकि इलेक्शन है इससे भी बहरान ख़त्म नहीं होगा, इलेक्शन से भी ख़त्म नहीं होगा। जी बिल्कुल, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, लेकिन उन इलेक्शंस की पब्लिक क्रेडिबिलिटी इज ऑलरेडी इन डाउट। अच्छा, अब ये जो आपने पब्लिक क्रेडिबिलिटी के बारे में कहा है कि ऑलरेडी इन डाउट, और मुशाहिद साहब ने थोड़ी देर पहले रिफ्यूजी सीट्स की बात की, तो मुझे याद आ गया कि जब कुछ साल पहले नवाज शरीफ साहब ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ रहे थे, तो हम ट्रांसमिशन कर रहे थे अपने शो पे। मेरे साथ राजा फ़ारूक हैदर साहब थे जो कि आज नवाज शरीफ साहब के साथ ही खड़े थे, और सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब थे जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं। तो एक सीट का रिज़ल्ट आया जो रेफ्यूजी सीट थी, तो उस रिज़ल्ट पे जो मैंने तबसरा किया तो राजा फ़ारूक हैदर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, उन्होंने ज़रा क्या कहा, ज़रा ये सुन लीजिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के जो नताइज का पहला मरहला है उसमें एक नतीजा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो नतीजा जो है वो लाहौर का है, जहाँ पर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दीवान महिउद्दीन जीत गए हैं और उनके तकरीबन 1680 से ज़्यादा वोट थे, और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे गुलाम अब्बास मीर, उनके 945 वोट थे। ये मुकम्मल नतीजा है। यहाँ पर टोटल वोट 3000 थे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि शहर का नाम लाहौर है, इस लाहौर से ताल्लुक़ है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, लेकिन इसी शहर के जो कश्मीरी वोट हैं वो पीटीआई के पास चला गया और पीटीआई यहाँ से जीत गई। ये बताइए कि आपके हल्के की क्या सूरत है, अभी तक आपके पास क्या रिजल्ट आया है?
پہلے میر صاحب میں لاہور کی بات سن رہا تھا. جی بات یہ ہے کہ یہ دیوان صاحب جو جیتے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ویلی کے جو ووٹ ہیں ان کو اگر میری حکومت بنی، اگر میں وزیر اعظم ہوا تو میں یہ سارے مہاجرین کے اسٹیٹ سے کینسل کروا کے دوبارہ بنواؤں گا. یہ ساتھ مطلب اکثریت سے جعلی ووٹوں کی ہے. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. لے جی، یہ بات راجہ فاروق حیدر صاحب، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کے رہنما، 2016 میں کیپٹل ٹاک میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ویلی کے ووٹ ہیں جو لاہور میں جن کو رجسٹر کیا گیا ہے اور وہ ووٹ لے کے پی ٹی آئی جیت گئی تھی، راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ یہ زیادہ تر جعلی ووٹ ہیں اور یہی کچھ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے جس پر کیا پابندی لگا دی گئی ہے. تو مشاہد حسین صاحب، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے جو کہا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے آلریڈی ڈاؤٹ فل ہو چکا ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی کشمیر ایشو میں کہ کشمیر کا کاز آگے اجاگر کیا جائے. وہ ایک کور ایشو ہے، ہم ہمیشہ کہتے رہے. اب الٹا ہمارے غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو ہم نے بین کیا، پھر ڈنڈے کا استعمال ہوا، گفتگو نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ آپ کو اور ہمیں اپروچ کیا گیا کچھ دوستوں نے کہ آپ آ کے بات کریں، اور ہم تیار بھی تھے لیکن کچھ رکاوٹیں آ گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا آپ نے یہ پوری قوم کو بتا دیا، کیونکہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لبنان پہنچ گئے، آپ راولہ کوٹ کیوں نہیں پہنچے؟ ایگزیکٹلی. تو مطلب اگر ہمیں جانے سے روک دیا گیا. ایران، ہاں بالکل، اور ہم تیار تھے، اور انہوں نے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم دونوں پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا جو آزاد کشمیر کے عوام ہے. تو اگر ہم صلح کرا رہے ہیں ایران اور امریکہ کی اور بڑی کوشش کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں دن رات، تو ہمارے اندر جو ایک خلفشار ہے یا انتشار ہے، اس کی دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. ان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ہمیں اپنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بین کرنا یا ان کو کہنا کہ وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ، ہر چھوٹی بات پر ٹیررزم، جو اصل ٹیررسٹ ہیں ان کو آپ رگڑا دیں، جو ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، جو ان کا رائٹ بھی ہے. تو اگر اس پہ، اور اس کی کتنی سپورٹ ہے، میرے پاس سب ویڈیوز آ رہے ہیں. اتنے بڑے جلسے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہوئے ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کے نہیں ہوئے. تو اگر یہی جرلو پھرنا ہے 27 کو، تو پھر اس کی کریڈیبلٹی واقعی اب تو 3 مرحلوں میں ہو رہا ہے. پہلے ایک 27 کو ہوگا، پھر ایک مرحلے جتنے بھی ہوں. جی اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ 0 + 0 + 0 = 0. اچھا، بات یہ ہے ہمارا کشمیر کاز سفر کر رہا ہے. مجھے یہ دکھ ہے ایز اے پاکستانی اور آپ تمام انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں. اب وہی جو لوگ ہیں جو انڈیا کے خلاف ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے، وہ اب لندن میں آپ کی ہائی کمیشن کے خلاف ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. وہ الٹا اب ایشو بن گیا پاکستان آزاد کشمیر کا، UN کا جو ہیومن رائٹس. اچھا، آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے اندرونی حالات پہ توجہ دینی چاہیے.